दोस्तों नमस्कार। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। अगर उन्होंने इस बार शपथ ली होती तो वो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना पाते। लेकिन उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को तरजीह दी। यूं तो चुनाव के पहले से ही ये लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने का मन मोदी ने बना लिया है, और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को 3 लिस्टों तक टिकट भी नहीं मिला था। लेकिन मैं इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान के पॉलिटिकल करियर की तरफ आपको ले चलूंगा। एक लंबा करियर, एक ऐसा पॉलिटिकल जीवन जिसमें लॉटरी खुलती है, किस्मत बहुत तेजी से जागती है, लेकिन अचानक 2023 में वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो शिवराज सिंह चौहान जो संघ की पृष्ठभूमि से निकल करके छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में वो रहे, और बेहद कम उम्र में 31 साल की आयु में वो पहली बार बुधनी से विधायक बने। किस्मत का जो दरवाजा खुला तो वो खुलता ही चला गया। अगले साल 1991 में वो विदिशा से लोकसभा का उपचुनाव जीते। दरअसल ये सीट अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ी थी, और यहां से जो किस्मत का दरवाजा खुला शिवराज सिंह चौहान का, तो वो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गया। फिर विदिशा से वो 1996 में, 1998 में, 99 में और 2004 में लगातार चुनाव जीते। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक ओबीसी का चेहरा उस समय उभर करके आते हैं जब उन्होंने भोपाल में बीपी सिंह का विरोध किया था। वही बीपी सिंह जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। पूरे देश में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ माहौल बन रहा था। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बसों में आग लगाई जा रही थी, और उसी समय कई चेहरों को ओबीसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया। उसमें उत्तर प्रदेश से कल्याण सिंह और विनय कटियार, तो मध्य प्रदेश से उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान, ये मजबूत चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आगे किए जाते हैं। और जो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चल रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने राम मंदिर के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ ओबीसी चेहरों को अपने साथ जोड़ करके अपने राजनीति का विस्तार कर रही थी। उसी में पहली बार मध्य प्रदेश में जो आरएसएस की प्रयोगशाला मानी जाती है, 2003 में फायर ब्रांड उमा भारती जो लोधी समाज से आती हैं, और मध्य प्रदेश में ओबीसी की तादाद 55% के आसपास, कम से कम 50% तो है ही, वो उमा भारती मुख्यमंत्री बनती हैं। इधर आपको याद होगा कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके थे। उमा भारती जिस साल मुख्यमंत्री होती हैं, उसी साल कर्नाटक के हुबली में एक दंगा मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ता है, और उनकी जगह लेते हैं बाबूलाल गौर, जिन्होंने 2005 में कुर्सी छोड़ दी। और फिर नंबर आता है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को अपने प्रतिद्वंदियों से दूर रखा, मुक्त रखा, और चाहे उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, या आने वाले दौर में जो नेता थे, यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी, शिवराज सिंह चौहान के रिश्ते नरम रहे, ठीक रहे, दुरुस्त रहे। लेकिन चूक कहां हुई? नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहीं चले गए क्या शिवराज सिंह चौहान? ये जरा पड़ताल करने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान का प्रतिद्वंदी मध्य प्रदेश में कोई नहीं रहा।
उमा भारती ने एक चूक कर दी, वो दोबारा मुख्यमंत्री का पद हासिल करना चाहती थी। उसी में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बयान दिया और आगे चल करके उमा भारती को पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम से अपना नया दल बनाया, चुनाव भी लड़ा, लेकिन ये दल भी शिवराज सिंह चौहान की वापसी को नहीं रोक सका। शिवराज सिंह चौहान का कद मध्य प्रदेश में तो बढ़ता ही गया, केंद्र की राजनीति में भी उनका कद बढ़ता जा रहा था। लेकिन इधर एक दूसरे राज्य में एक छत्रप लगातार आगे बढ़ रहा था। उसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। गुजरात में 2002 में जो गोधरा के बाद के दंगे हुए, उसने नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता में स्थापित हुए। यह समानांतर चल रहा था। यहीं पर लाल कृष्ण आडवाणी को मौका मिलता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को समझ लिया था कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट के साथ साथ जिस तरह से गुजरात के कारपोरेट घरानों के साथ अपने ताल्लुक बढ़ा रहे थे, और भी देश में जगह जगह जो कारपोरेट है उनके साथ जो संबंध बढ़ा रहे थे, उससे नरेंद्र मोदी के दिल्ली की दिशा को भांप लिया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। और इसीलिए उन्होंने एक और ओबीसी चेहरे को काउंटर में खड़ा करने की कोशिश की। ये पहली चूक थी शिवराज सिंह चौहान की। 2013 में जब नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग हो रही थी 2014 के चुनाव के लिए, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जिनको आहत किया गया था, हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी मोदी जी के गुरु माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर का रास्ता लाल कृष्ण आडवाणी को दिखा दिया था। खुद वो प्रचार समिति के अध्यक्ष हो गए थे और उसका मतलब था कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति होगा तो वो नरेंद्र मोदी होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक गेम खेला, शिवराज सिंह चौहान को आगे किया और उन्होंने यहां तक कहा कि गुजरात तो पहले से डेवलप्ड स्टेट था, वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि गुजराती मॉडल की बात हो रही थी, उसके बरक्स मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य में शिवराज चौहान ने बड़ा काम किया है। ये इशारा था कि आडवाणी जी शिवराज चौहान को आगे करना चाहते हैं। इसी समय शिवराज सिंह चौहान जो 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसमें उन्होंने प्रचार सामग्री में नरेंद्र मोदी का फोटो भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। नरेंद्र मोदी एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभर रहे थे, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने अपनी उदार और विनम्र छवि को स्थापित किया। वो शिवराज से मामा शिवराज हो गए, और वो मामा शिवराज सिर्फ हिंदू के लिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुस्लिम टोपी भी पहनी, तबलीगी जमात को सहयोग भी किया। ये 2010, 12, 13 के आसपास हो रहा था। यहां तक कि तबलीगी जमात ने उनकी प्रशंसा की और चुनावों में मुस्लिम वोट को भी उन्होंने पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी मुस्लिम टोपी नहीं पहनी। वो अपनी उस कट्टर छवि को बनाए रखते हैं। शिवराज चौहान मामा शिवराज हो जाते हैं। महिलाओं के मत के आउटरीच के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, और इधर नरेंद्र मोदी भी महिला मतदाताओं पर बहुत काम कर रहे थे। दोनों एक ही पार्टी में एक तरह से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए तो मामा शिवराज ने अपना महत्वाकांक्षा छोड़ दी। वो दिल्ली में दखल नहीं देना चाहते थे, वो मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री रह करके स्वतंत्र काम करना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगाई, लेकिन किस्मत जहां तक खुलनी थी वहीं तक खुलती है। शिवराज चौहान के लिए
4 बार मुख्यमंत्री होना ही एक तरह से एक बड़ी बाधा बन गई। वो नरेंद्र मोदी अपने सामने किसी बड़ी लकीर को पसंद नहीं करते। जैसे उन्होंने कर्नाटक में येदियुरप्पा को खत्म किया, वैसे ही स्वराज अगला निशाना थे, ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया वो एक निशाना होंगी, लेकिन मामा स्वराज ने लगातार अपनी विनम्र छवि को बनाए रखा। हालांकि वो बदलने लगे। जैसे ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की छवि बढ़ती जा रही थी, उन्हें ये लगा कि जो स्थानीय क्षत्रप हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उसमें उनकी छवि को भी थोड़ा सा कट्टर दिखाना चाहिए। तो वो मामा स्वराज से बुलडोजर मामा भी बन गए। कुछ सांप्रदायिक भाषा का भी इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन चुनाव आते आते वे फिर से अपनी उसी मामा स्वराज वाली छवि पर लौट आए। फिर से एक चूक कर गए शिवराज चौहान। जब 3 लिस्ट तक नाम उनका नहीं आया, तो वो अपनी लाडली बहनों के बीच में जाकर के पूछते हैं कि मामा स्वराज को मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, ये वो सवाल थे जो दिल्ली को चुभ गए थे, नरेंद्र मोदी को चुभ गए थे। चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम तो आया, लेकिन सियासत तय हो चुकी थी। मोदी जी इस बात को तय कर चुके थे कि अगली पारी शिवराज चौहान की नहीं होगी। और इसी दरमियान चुनाव मैदान में उन्होंने अपने 7 सांसदों को उतार दिया। और वो सांसद जो मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय जैसे तमाम लोग जिनकी महत्वाकांक्षाओं को पैदा कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और उनके समाज को भी मैसेज दे दिया। और ये वो लोग थे जो शिवराज चौहान से नाराज थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब के सब शिवराज चौहान को निपटाने में लगे हुए थे। और इसीलिए वो नरेंद्र मोदी के उस पतवार को खेने लगे। वो मध्य प्रदेश में चुनाव तो जीतना चाहते थे, लेकिन शिवराज की विदाई और अपनी ताजपोशी भी करना चाहते थे। ये इन महत्वाकांक्षाओं को नरेंद्र मोदी ने हवा दी, चुनाव जीता, 163 सीटें आई। इसे शिवराज चौहान की लाडली बहना योजना की जीत के रूप में देखा गया। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय हो या नरेंद्र तोमर, सबने इसे नरेंद्र मोदी के जीत के रूप में रेखांकित किया, और चाल वही थी कि वो मुख्यमंत्री हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन तमाम क्षत्रपों को शिवराज के खिलाफ इस्तेमाल करके एक झटके में सबको परास्त कर दिया और एक नया चेहरा लेकर के आए मोहन यादव के रूप में। और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज चौहान की वो लंबी पारी खत्म हो गई। इसी बीच में जब ये 3 दिन गुजर रहे थे, यहां पर भी एक चूक कर बैठे थे शिवराज चौहान, जब उन्होंने एक मंच पर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़ी थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये शायद मोदी के लिए चुनौती थी, लेकिन मोदी ने उस चुनौती को परे धकेलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया, और शिवराज चौहान को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि वो शिवराज मामा जो मध्य प्रदेश में एक मजबूत पकड़ रखते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि 29 की 29 लोकसभा सीटें वो मोदी जी की झोली में डालना चाहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या शिवराज मामा ये करेंगे? ये जो अदावत हुई है, वो अदावत क्या अब आगे नहीं बढ़ेगी? क्या जो बीजेपी के तमाम नाराज नेता हैं, नितिन गडकरी से लेकर के राजनाथ सिंह, मेनका गांधी से लेकर के और सुब्रमण्यम स्वामी तक, और अगर वसुंधरा के साथ भी कुछ होता है तो वो उसमें वसुंधरा राजे भी, क्या शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द ये नेता नहीं जमा होंगे? और फिर ये अदावत कहीं आगे तो नहीं बढ़ेगी?
तो जहां शिवराज चौहान का सपना चकनाचूर हुआ है, कहीं नरेंद्र मोदी का हैट्रिक बनाने का तो सपना चकनाचूर नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर उनको एक झटके में हटाया जा सकता है तो फिर मध्य प्रदेश से भी हाथ धोया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी मोदी को आईना दिखा सकते हैं शिवराज चौहान। तो क्या अब मामा चौहान नहीं चूकेंगे? वो दिखाएंगे मोदी को उनकी अपनी हैसियत और अपनी जरूरत। आइए, मुश्किल से 4 महीने का वक्त है लोकसभा चुनाव में, और उस समय यह फैसला होगा कि मध्य प्रदेश का किंग कौन। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जिताएंगे या शिवराज चौहान मोदी को हराएंगे, ये देखना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए। शुक्रिया।